हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। तो बहुत दिनों के बाद हमारी ये वीडियो आ रही है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल सी एग्ज़ाम में लगे हैं या फिर कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे फंडामेंटल हर जगह पे आजकल पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट सिर्फ़ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो हम पूरा शून्य से लेकर के एडवांस तक पूरा कवर करने वाले हैं। कंप्यूटर के जीरो लेवल से हम फंडामेंटल को पढ़ना शुरू करेंगे। कंप्यूटर क्या है, हिंदी नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है। तो अगर आप कहीं से पढ़ाई भी कर रहे हैं, ओ लेवल या ट्रिपल सी क्लास कहीं से अटेंड भी कर रहे हैं और आपको फंडामेंटल में कोई दुविधा है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको टाइम टू टाइम हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। अगर चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन बटन को दबा लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में जाता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ हम नया सीखने वाले हैं, क्या कुछ नया पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो नोट्स आप देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या कॉपी पेन लेकर के साथ ही साथ अपना नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे हर एक टॉपिक के बारे में फंडामेंटल। ठीक है, मैंने देखा पिछले यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़ी हैं, कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया बता रखा है, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ टॉपिक कहीं न कहीं कुछ मिस हो जाता है। हो सकता है मेरे से भी मिस हो। अगर कुछ टॉपिक ऐसा छूटता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ हम नया सीखने वाले हैं। तो आज हमारा फंडामेंटल चैप्टर 1 है, जहाँ पे हम थ्योरी नॉलेज लेंगे, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि क्या है कंप्यूटर, किसने बनाया कंप्यूटर को। ओके, हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसका, ये यानी चैप्टर 1 का, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा पड़ा है। ठीक है, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें हम इतने सारे टॉपिक को आगे चल के कवर करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर शब्द का जो हिंदी नाम होता है ये संगणक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 4 पे दिख रहा होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इतना आपका क्लियर हुआ कि कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, संगणक बोलेंगे। कंप्यूटर कहते किसे हैं? कई बार जब हम लोग कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि आती है कंप्यूटर की, वो कुछ इस तरीके से डेस्कटॉप की छवि रहती है कि एक डेस्कटॉप होगा, एक सीपीयू होगा, एक कीबोर्ड होगा और एक माउस होगा, या फिर हमारे सामने लैपटॉप की छवि आती है। तो दोस्तों ऐसा है, अगर आपके दिमाग में भी यही इमेज बनती है कंप्यूटर सुनने पे, तो आप इस इमेज को इरेज करिए और कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझिए। फिर आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली कंप्यूटर है क्या चीज, किस किस चीज को हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका स्मार्ट वॉच भी आता है, आपका मोबाइल फोन भी आता है, आपका टैबलेट भी आता है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे निर्देशों को ले, यानी जो भी हम उसको निर्देश दे रहे हैं कि भैया ऐसे काम करना है, ये काम करना है, वो उसको एक्सेप्ट करे, उस पर प्रोसेस करे और प्रोसेस करने के बाद हमें एक सही परिणाम, सटीक परिणाम दे पाए कम से कम समय में, वही हमारा कंप्यूटर कहलाता है। तो कंप्यूटर की डिफिनेशन आप बताएंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा, यूजर कौन होता है, हम और आप, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है। ओके, तो जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को एक्सेप्ट करता है और फिर उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब कि उस पर कुछ काम करता है, काम करने के बाद उसका एक सही परिणाम देता है, उसे ही हम कंप्यूटर कहते हैं। तो अब इसमें आपका मोबाइल फोन या डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईपैड, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बना है भाई? तो कंप्यूटर, कोई कहेगा कि कंप्यूटर हमारा ये, उसमें कीबोर्ड शामिल है, कोई कहेगा माउस भी है, सीपीयू भी है, इतने सारे इक्विपमेंट है। जी नहीं, हम मेन चीज देखें, जैसे आपके हाथ में इस समय मोबाइल है या लैपटॉप है जिसपे आप अपने इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो आपकी जो मोबाइल है, ये एक्चुअली दो चीज इसमें मेन है। एक उसका हार्डवेयर पार्ट जिसको आप पकड़े हैं, जो आपके हाथ में है, जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो एक उसका हार्डवेयर पार्ट हो गया, एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर है, जैसे अब हार्डवेयर को आपने टच कर लिया, ठीक है, आप अपने हाथ से उसको महसूस कर पा रहे हैं कि उसका कोई आकार है, कुछ उसका वजन है, उसको आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अब इस क्लास को लेने के लिए आपने क्या किया, यूट्यूब के आइकॉन पे जाकर के क्लिक करा जहां से आप ये क्लास ले पा रहे हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो हमारी जो एक कंप्यूटर डिवाइस होती है, वो दो चीजों पे काम करती है या दो चीजों से मिलकर बनी होती है, हार्डवेयर और फिर दूसरा होता है सॉफ्टवेयर।
अब ये भी मुद्दा आपका क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है ये कंप्यूट शब्द से हुई है। ओके, लैटिन भाषा का एक शब्द था कंप्यूट, वहां से ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब कंप्यूट का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो हिंदी में इसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, गणना करना इस कंप्यूट शब्द की मतलब है। अगला पॉइंट जिसमें हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाएगा, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर भाई हमारे डेटा को एक्सेस करता है, उसको स्टोर करके रख सकता है, उस डेटा में कुछ भी हमें बदलाव करना है तो उस बदलाव को वो कर सकता है ना। कंप्यूटर की खूबियां क्या क्या होती है, ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है या विशेषता नहीं है। तो देखो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी खूबी होती है। जैसे कंप्यूटर हमें स्पीड प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा। अगर हमें कोई भी काम करना है, कोई कैलकुलेशन करना है, बड़ी से बड़ी गणनाओं को करना है, तो कंप्यूटर उस गणना को कुछ सेकंडों में, मिली सेकंडों में कर सकता है। ठीक है, प्लस उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है, यानी शुद्धता। हमें जो भी परिणाम कंप्यूटर देता है वो बिल्कुल शुद्ध और सटीक परिणाम देता है। कंप्यूटर हमारे डेटा को बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, और जब चाहोगे उस डेटा को वो आपको मतलब कभी भी जरूरत पड़ती है आप उस डेटा को ले सकते हैं। कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक भी हो सकता है, जो आपको मदद करेगा कि आप रेस्ट कर सके, और कंप्यूटर आपका काम खुद भी खुद कर सकता है। जैसे आजकल गाड़ियों में आता है ना ऑटो पायलट मोड, आप अपने फोर व्हीलर को, या पहले ये हवाई जहाज में हुआ करता था, ऑटो पायलट मोड पे लगा दिया और वो आपका चलती जा रही है। आपने लोकेशन सेट कर दिया, उसमें सेंसर लगे हैं, बहुत सारी डिवाइसेस लगी हैं, और उस हिसाब से रूट के हिसाब से वो देखता हुआ जा रहा है, जहां पे ट्रैफिक मिल रहा है उसे वो रुक जा रहा है। तो उसके अंदर ये सारी खूबी आ गई है। तो ये कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और अगले मुद्दे को समझते हैं। तो कंप्यूटर और उसके कुछ आईटी गैजेट्स, जैसे आज के डेट में हम देख रहे हैं कि इन आईटी गैजेट्स के कारण ही, ठीक है, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, इनके कारण ही हमारा जो है जीवन बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। हम बहुत आसानी से कुछ भी काम कर पा रहे हैं कंप्यूटर में, है ना। अगर हमें डेटा का आदान प्रदान करना है, एक जगह से दूसरे जगह डेटा को पहुंचाना है, तो उसके कई आईटी गैजेट्स होते हैं। जैसे आप केबल के मदद से डेटा को पहुंचा सकते हैं, आप यूएसबी पेन ड्राइव की मदद से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, आईटी गैजेट्स बोलते हैं, है ना। आपका कैमरा, ये भी एक आईटी गैजेट्स है जो इंफॉर्मेशन का लेन देन कर रहा है। ठीक है, तो जिस भी डिवाइस की मदद से आप इंफॉर्मेशन का लेन देन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, देखो माउस को भी रखा गया है, क्यों रखा गया, क्योंकि माउस भी तो सिग्नल पास कर रहा है ना। माउस भी हमारे डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे भेज रहा है, यहाँ से सिग्नल निकाल रहा है और सिग्नल कहाँ जाता है, हमारे सीपीयू में जाता है। तो ये भी आईटी गैजेट्स में शामिल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम बता दें जो कि अभी मैं भूल रहा था, आपको जानकारी दे दूं। पूछा यह जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ओके, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और मदर ऑफ कंप्यूटर भी पूछा जाता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस को बोला जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर। पूछा यह भी जाता है कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहली जो डिवाइस बनाई थी, सबसे पहली डिवाइस कौन सी बनाई थी। तो चार्ल्स बेबेज ने जो सबसे पहली डिवाइस बनाई थी वो था चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। ओके, याद रखना, इस चीज को भूलना मत। चार्ल्स बेबेज का जो पहली डिवाइस थी कंप्यूटर के लिए, है ना, यही वो डिवाइस थी जहां पे कंप्यूटर का सबसे बड़ा बदलाव हुआ कंप्यूटर की दुनिया में। उससे पहले जो गणना करने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल किया जाता था उसे हम क्या कहते हैं, अबेकस के नाम से जानते थे। ठीक है, अबेकस जो कि चीन में बना हुआ था, जो एक लकड़ी की डिवाइस होती थी। ठीक है, तो वो चीन में बनी थी और उसके अंदर छल्ले वगैरह लगे होते थे जिसकी मदद से काउंटिंग की जाती थी। बाद में बहुत सारी डिवाइसेस आई आगे चल के, लेकिन जब चार्ल्स बेबेज ने अपना एक डिफरेंस इंजन तैयार किया, उसके बाद से ही कंप्यूटर में सबसे बड़ा बदलाव आया। वहां से कंप्यूटर की पूरी दुनिया ही बदल गई। उसके बाद उसमें भी कुछ कमियां थी, जिस कमी को दूर करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने एक दूसरा इंजन बनाया, जो कि उनका ये मानना था कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो ऑटोमेटिक हो, जो डेटा को स्टोर कर सके, ठीक है, जो थोड़ा फास्ट हो। तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के एक और नई डिवाइस को तैयार किया जिसे हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। पहली जो डिवाइस चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, तो उस चार्ल्स बेबेज ने जो पहली डिवाइस बनाई वो डिवाइस थी हमारी डिफरेंस इंजन, है ना, डिफरेंस इंजन, जो 1822 में बनाई गई थी। इसके बाद में चार्ल्स बेबेज ने दूसरी जो डिवाइस बनाई 1833 में, उसका नाम रखा चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। ओके,
एनालिटिकल इंजन को बनाने के बाद जो कंप्यूटर था वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया और एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया। उस पहले प्रोग्राम को बनाने में जिन्होंने मदद किया था वो थी एडा लवलेस। तो हार्डवेयर पार्ट तैयार किया था चार्ल्स बेबेज ने, प्रोग्राम को बनाने में मदद किया था लेडी एडा लवलेस ने। इसीलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, ठीक, कंप्यूटर जो हम लोग देखते हैं वो कई प्रकार के अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं। वो किस प्रकार का डेटा ले रहे हैं, किस प्रकार के डेटा पे काम कर रहे हैं, उनके डेटा के हिसाब से, है ना, फिर बाद में उनके साइज के हिसाब से उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जैसे एनालॉग सिग्नल वाला कुछ कंप्यूटर होता है तो उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो डिजिटल सिग्नल पे डिजिट पे काम करते हैं, डिजिट यानी 0 और 1 पे काम करते हैं, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब आप कहोगे एनालॉग फिर कौन सा था, ये किस पे काम करता है? तो जैसे देखो कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो स्पीड को मापने में मदद करते हैं, है ना, स्पीड, ठीक, और ताप को, दाब को, टेम्परेचर वगैरह को, इस तरीके की इकाई जो मापते हैं उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और वो कंप्यूटर जिन्हें हम कोई डेटा देते हैं और वो 0 1 में डेटा को कन्वर्ट करते हैं, ये कंप्यूटर की बाइनरी संख्या होती है, इसी को मशीनी भाषा कहते हैं। हमारा कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो दोनों सिग्नल पे काम करते हैं, एनालॉग पे भी काम करते हैं और डिजिटल पे भी, डिजिट पे भी काम करते हैं। उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जो हॉस्पिटल वगैरह में लगा रहता है। अब डिजिटल कंप्यूटर में बहुत सारी कैटेगरी आती है, ठीक है, उनके साइज के हिसाब से उनको अलग अलग टाइप में बांट दिया गया। माइक्रो कंप्यूटर हुआ, मिनी कंप्यूटर हुआ, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो एक सर्वर बनाने में मदद करता है ना। अगर आपको कहीं पे जैसे बहुत बड़ी कोई कंपनी है, ठीक है, आप चाह रहे हैं उस कंपनी में जैसे 2000 500 100 50 कुछ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, सबका डेटा एक जगह आकर के स्टोर हो जाए और उस डेटा को वो जब चाहे तब तेजी से एक्सेस कर पाए, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, समझ में आई बात? सुपर कंप्यूटर जो भविष्यवाणी करने में मदद करता है, जो बड़ी से बड़ी गणनाओं को कर सकता है। अब तो क्वांटम कंप्यूटर का समय आ चुका है, क्वांटम कंप्यूटर बन के तैयार भी है, बस थोड़ा बहुत काम उस पर बाकी रह गया है। अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हाल ही में एक क्वांटम चिप लॉन्च की थी अपनी, ठीक है, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपका जो ये क्वांटम कंप्यूटर है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, वो सबके लिए होगा भी नहीं, लेकिन अभी उसमें समय लगने वाला है थोड़ा। ओके, इतना भी जल्दी नहीं है। तो जानते रहिए कि हमारा जो अगला भविष्य होने वाला है कंप्यूटर का, वो क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग जाने वाले हैं। वो एक अलग ही पूरी दुनिया होगी जहां पे आप देखेंगे कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट होगा। मतलब एक क्वांटम कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, जितना ये कंप्यूटर किसी गणना करने में 100 साल 200 साल लगाएंगे, ठीक है, उस गणना को करने में क्वांटम कंप्यूटर कुछ सेकंड लगाएगा, इतना अंतर होगा। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं आपके कंप्यूटर के, है ना, आपको इन्हें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, कंप्यूटर के अलग टाइप्स आपने देख लिया, कंप्यूटर के प्रकार आपने देख लिया, एनालॉग होते हैं और आपने देखा कि डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है। देखिए, ये टॉपिक अभी मैंने आपका क्लियर कराया कि जैसे जो पहला गणना करने वाला यंत्र था वो कौन सा था, आपका अबिकस था, ठीक है। बाद में चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, दूसरी एक डिवाइस बनाई थी जो बहुत ज्यादा चेंज मतलब जिसमें किया गया, ठीक है, और वो डिवाइस हमारी थी एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। और इसके बाद में अब अगर देखें तो जो डिवाइस हमारी बनी, यानी हमारे नए नए कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर चेंजेस होने शुरू हुए, उन्हीं डिवाइस के बदलाव के हिसाब से, ठीक है, कि कौन सी डिवाइस कब तक चली, है ना, कैसे काम करता था कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर किस भाषा को एक्सेप्ट कर रहा है, कंप्यूटर की भी अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो उनके हिसाब से कंप्यूटर के जनरेशन को बनाया गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन है, ठीक है, तो कंप्यूटर के आपके कितने जनरेशन हो गए हैं, कंप्यूटर के 5 जनरेशन अब तक हैं। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा तो किताबों में छपने लग जाएगा कि 6 जनरेशन हो गए, बट अभी 5 जनरेशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हर जनरेशन में क्या किया गया कि उसमें कुछ डिवाइस का बदलाव किया गया। जैसे जो पहली जनरेशन थी, देखो यहाँ पे जो समय लिखा गया है, ठीक है, ये जो समय लिखा गया, ये आपको नेट पे, वेबसाइट पे या बुक में अलग अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है कि यही एग्जैक्ट ईयर था इस पहले जनरेशन का, ऐसा नहीं है। ये ईयर में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, ये बहुत ज्यादा साइज में बड़ा होता था। बहुत ज्यादा बड़ा का मतलब कि जितना एक बिल्डिंग हमारी पूरी जगह लेती है, उतने एक घर में सिर्फ पहले जनरेशन का कंप्यूटर आता था। उस कंप्यूटर के अंदर जैसे आजकल माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ, देखिए माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे आया, चौथे में आया, है ना।
तो पहले माइक्रो प्रोसेसर नहीं हुआ करता था। पहले हमारा ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। समझ रहे हो बात? वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम नाम से एक डिवाइस होती थी, उस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो, एक आती थी, उसका इस्तेमाल यहाँ पे होता था। और ये कंप्यूटर 0 और 1 यानी मशीनी भाषा पे काम करता था, पहला जनरेशन का कंप्यूटर। और पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब सैकड़ों की मात्रा में लगे होते थे। जैसे आजकल कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर है, पहले ऐसा नहीं था, वैक्यूम ट्यूब सैकड़ों की मात्रा में, क्योंकि कंप्यूटर साइज ज्यादा बड़ी थी और उसको चला पाना आधा घंटा 1 घंटा बहुत मुश्किल की बात थी, वो लगभग 20 से 25 मिनट ही चल पाता। इसके बाद उससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलने लगती थी, हीट निकलती थी, जिसके सामने खड़ा हो पाना भी मुश्किल था। तो ये कुछ कमियां थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। बाद में एक अलग डिवाइस बनाई गई जो कि थी हमारी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का भी देखिए, मैं समय को उतना फोकस में नहीं ले रहा, क्योंकि समय जो है ये आप याद कर लेना, जो 2-3 समय आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग किताबों में। तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो समय है ये यही एग्जैक्ट समय है, भैया कोई भी नहीं कह सकता। मान लो मैं इसको बताऊं, आप एग्जाम गए देने के लिए और वहां पे कोई और समय एक्सेप्ट करा लिया गया, ठीक है, तो कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं आप यही याद कर लो, मेरा वाला ही सही है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि कौन सा उसको एक्सेप्ट कर रहा है ईयर को, ठीक है। आपको इसीलिए किताबों में अलग अलग समय देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन के जो डिवाइस थी वो थी हमारी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जिसकी डेटा रीड एंड राइट करने की क्षमता वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़िया थी, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में अगर हम बात करें कि यहाँ पे डेटा कैसे स्टोर होता था, तो मैग्नेटिक टेप नाम से एक डिवाइस थी, मैग्नेटिक टेप, उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे भी बैश प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। और यहाँ सेकेंड जनरेशन के अंदर एक बदलाव हुआ, जो कि कंप्यूटर की भाषा में बदलाव किया गया। जैसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी कंप्यूटर के अंदर निर्देश देने के लिए, तो वो 0 और 1 के रूप में लिखा जाता था। अब आपकी बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो कठिन होती है, उस भाषा में प्रोग्राम को लिखना सबके बस की बात नहीं होती। तो ऐसा हुआ कि बाद में कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट भी शामिल कर दिए जाएं, और इंग्लिश अल्फाबेट को भी बाद में शामिल किया गया। कुछ कुछ कोड बनाए गए इंग्लिश अल्फाबेट के, और बाइनरी लैंग्वेज भी थी, तो एक नई लैंग्वेज बन गई, है ना। कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट आ गए, कुछ बाइनरी लैंग्वेज आ गई, तो एक नई लैंग्वेज मिलकर तैयार होती है, जिसको असेंबली लैंग्वेज बोला जाता था, असेंबली लैंग्वेज। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर किसको समझ रहा है, 0-1 को समझ रहा है, फिर ये इंग्लिश के जो अल्फाबेट आए ये कैसे कंप्यूटर समझेगा। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की, जो कि क्या करता है, ट्रांसलेटर हमारा उस इंग्लिश के अल्फाबेट को कन्वर्ट कर देता किसमें, 0 और 1 में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, और समझ के फिर वो हमें जवाब दे पाए। यहाँ इंग्लिश आ जाने के कारण हमारी प्रोग्रामिंग की थी वो थोड़ी सी पहले की अपेक्षा अब सिंपल हो गई थी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा थोड़ी आसान हो गई। फिर बाद में तीसरी जनरेशन आती है जिसमें कुछ नए डिवाइस का उपयोग किया जाने लगा, जो कि था आईसी चिप। यहां से कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको जेएस किल्बी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जेएस किल्बी। और यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर नाम से एक डिवाइस होती थी, ठीक है। और कई ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें थर्ड जनरेशन में, तो फोर्ट्रान, कोबोल, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जहाँ पे इंग्लिश शब्द ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगे। और हाँ एक चीज और बता दें, इस सेकेंड जनरेशन में जो इंग्लिश के अल्फाबेट और बाइनरी लैंग्वेज यानी खास करके इंग्लिश अल्फाबेट बना के जो कोड बनाया गया, उस कोड को निमोनिक कोड कहा गया, ठीक है। इंग्लिश के अल्फाबेट को मिला के 3-4 शब्दों को मिला मिला के कैरेक्टर को मिला करके जो कोड बनाया गया, उसको निमोनिक कोड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आप देखेंगे कंप्यूटर की आकार जो था ना, जैसे मैंने कहा यहाँ पे बहुत बड़ा था, पूरा एक बिल्डिंग जितना। यहाँ पे जब सेकेंड जनरेशन आया तो वही कंप्यूटर हमारा छोटा हो गया, छोटा होकर के वो एक रूम में फिट हो गया। फिर यहाँ थर्ड जनरेशन में उससे भी ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड जनरेशन में जो स्पीड थी कंप्यूटर की वो स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर आता है हमारा प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर, जहां से कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज्यादा तेज हो गई, जो अभी तक हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर ही, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को देखो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको,
यहाँ माइक्रो प्रोसेसर आया जिसमें स्पीड बढ़ी, कंप्यूटर का आकार बहुत ज्यादा छोटा हुआ, और दूसरी चीज की बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ। जैसे सी लैंग्वेज की हम बात कर लें, ठीक है, जावा की बात कर लें, पाइथन की बात कर लें, तो वर्ल्ड की सबसे नंबर वन लैंग्वेज है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग करना बेहद सिंपल है। अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, तो आप पाइथन जैसी लैंग्वेज से शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखने में, है ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होती है और जल्दी समझ में आ जाएगी। इसके बाद फिर आज का जो जमाना चल रहा है और आने वाला जो समय है, वो टोटल एआई का समय होने वाला है, जहां पे आप देखेंगे कि एआई पूरी दुनिया में छा जाएगा, क्योंकि आज के डेट में हर जगह कोई भी काम हो रहा है तो एआई का यूज ज्यादा से ज्यादा कंपनियां कर रही हैं। तो एआई का जमाना है, जो कि हमारे फिफ्थ जनरेशन का एक हिस्सा है। ठीक है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर को एक कृत्रिम तरीके से उसके अंदर दिमाग डाला जा रहा है कि कंप्यूटर चीजों को सोच पाए, समझ पाए और खुद से काम को कर पाए। और एआई हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी है और खराब भी है। अगर उसका अलग तरीके से लोग मिसयूज करने लगे तो ये बहुत ज्यादा डेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल वो अलग मुद्दा है कि आप यूज कैसे कर रहे हैं, एआई के यूज करने के ऊपर है, लेकिन आपके जो फिफ्थ जनरेशन का एक हिस्सा है वो आपका एआई है। ठीक है, तो ये है आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने बता दिया कि कौन से जनरेशन में क्या क्या डिवाइस आई, ठीक है, और उनकी आकार में क्या चेंजेस हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे आईटी गैजेट्स और उनके उपयोग के बारे में, तो आईटी गैजेट्स और उनके उपयोग ये आप अच्छे से समझते हैं, इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, तो भी आपके सामने दिखाया जा रहा है, आप अच्छे से समझते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि कंप्यूटर का जो है किन किन क्षेत्रों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो कंप्यूटर का तो भाई साहब स्कोप आजकल हर जगह है, शायद ही ऐसी कोई फील्ड होगी जहाँ कंप्यूटर ना यूज होता हो। ठीक है, बैंक ले लो आप, ठीक है, हॉस्पिटल में ले लो, हमें अगर कहीं एक दूसरे से बातचीत करना है, ठीक है, हमें कुछ डिजाइन तैयार करना है, तो इन सब चीजों में हमें वीडियो शूट करना है, वीडियो एडिट करना है, बैंक का कुछ हिसाब किताब करना है, तो इन सारे क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग आज के डेट में होने लगा है। तो कंप्यूटर की दुनिया बढ़ रही है, कंप्यूटर आजकल हर जगह पे घुस चुका है, हर जगह काम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा काम आजकल कंप्यूटर पे होने लगे हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, फिर सॉफ्टवेयर क्या है। तो दोस्तों, हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, ठीक है, बाकी आपके कंप्यूटर में लगा हुआ जो मदरबोर्ड है, एसएमपीएस जो होता है, ये सब कुछ जिसे आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकल रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपका हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का एक आंतरिक भाग होता है, ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन वो आपके हार्डवेयर को चलाने में मदद कर रहा है, जिसके बिना आपका हार्डवेयर खराब है। जैसे अगर आपकी मोबाइल फोन है, अभी उसमें सॉफ्टवेयर ना चले तो आपका हार्डवेयर फिर खत्म है, किसी काम का नहीं है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, वो अंदर कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बात करें अगर हम सीपीयू का, सीपीयू क्या है, तो ये सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ठीक है, सीपीयू जो है हमारा, ये कंप्यूटर का दिमाग है और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जब भी आप कोई भी निर्देश अपने मोबाइल फोन में या अपने कंप्यूटर में देते हो, वो निर्देश कहाँ पे जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग है ये, तो निर्देश पहले दिमाग के पास में जाएगा, यानी कि सीपीयू के पास में जाएगा। सीपीयू उस डेटा के ऊपर, जो भी आपने निर्देश दिया, उस निर्देश के ऊपर काम करता है। काम करने के बाद फिर आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। निर्देश को देना ये इनपुट कहलाता है, ठीक है, जो परिणाम प्राप्त होता है कंप्यूटर के द्वारा, उसे हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर देखो सीपीयू के अंदर तीन मुख्य भाग होते हैं। एक होता है आपका सीयू, जिसको कंट्रोल यूनिट, या इसको हम सीयू को, मतलब यहाँ पे जो सीयू है हमारा कंट्रोल यूनिट, जो डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, कि डेटा कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ठीक है, किस रास्ते से, किस सर्किट से होकर के जाएगा, ये पूरा देख रेख सीपीयू के अंदर कौन कर रहा है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। अब एएलयू की बात करें, जिसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो एएलयू जो भी गणनाएं होती हैं, जो लॉजिकल गणनाएं हैं, अर्थमेटिकल गणनाएं हैं, उन सभी कैलकुलेशन को करने में मदद करता है एएलयू। फिर हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट, जिसको रजिस्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और भाई रजिस्टर मेमोरी ही कंप्यूटर की सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कंप्यूटर की सबसे ज्यादा तेज मेमोरी, तो बहुत लोग टिक लगा के आएंगे कैश पे, बट ऐसा नहीं है भाई। रजिस्टर मेमोरी सबसे ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही होती है।
और इसका काम होता है डेटा को टेम्परेरी रूप से अपने अंदर स्टोर करके रखना। जैसे ही कंप्यूटर को उस डेटा को जरूरत पड़ती है सीपीयू को, वो तुरंत उस डेटा को सीपीयू क्या है आगे भेज देता है, सॉरी रजिस्टर मेमोरी आगे भेज देती है। रजिस्टर मेमोरी यानी कि मेमोरी यूनिट की बात हो रही है। तो ये तीन मुख्य पार्ट है आपके सीपीयू के, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे सेकेंडरी यूनिट जो लिखा है यानी ये मेमोरी को बताया जा रहा है। मेमोरी बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि इनपुट क्या है। इनपुट जो हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं उसे ही हम इनपुट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस क्या है, तो जिस डिवाइस के माध्यम से या जिसके थ्रू भी आप कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं उसी माध्यम को ही इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि आप कीबोर्ड से अपने निर्देश को देते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस को आप यहाँ वहां मूव करते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, ठीक है, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जिस भी माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हो, आपके मोबाइल का टच पैड, ठीक है, तो वो आपका एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अब बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो वह डिवाइस, वह माध्यम जिसके द्वारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, जिसके द्वारा आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, इन सब से आप कुछ ना कुछ रिजल्ट प्राप्त करते रहते हो, तो इन्हें आप क्या बोलोगे, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। एक और डिवाइस के मैं जिक्र करूंगा, ठीक है, और फिर यहाँ से आज अपने क्लास को खत्म करूंगा। प्रिंटर से हम अगले क्लास में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों एक और डिवाइस होती है जिसको हम पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरीफेरल डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर या हमारे सीपीयू से बाहरी रूप से आके कनेक्ट होती है। अब वो इनपुट आउटपुट दोनों हो सकती है। जैसे कीबोर्ड बाहरी है, ठीक है, सीपीयू में जाके पीछे से कनेक्ट हो रहा है, माउस भी वही है। तो ये सब कुछ हमारा एक और अन्य कैटेगरी है, पेरीफेरल डिवाइस, उसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर कोई टॉपिक मैंने डिटेल में नहीं समझाया और आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा। और समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।